चलिए आइए हम लोग इस वीडियो में पढ़ते हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में, जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स होती क्या है। ठीक, तो फिर इसका जो मैथमेटिकल जो फार्मूला है उसको हम लोग डिराइव करने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, देखिए किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र में जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो उससे होकर गुजरने वाले जो विद्युत क्षेत्र है उसको मापने के लिए हम लोग एक टर्म्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो टर्म्स कहलाती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, तो सबसे पहले आइए हम लोग इसके डेफिनेशन पे गौर करते हैं। इसका डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित एक काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि जब कोई विद्युत क्षेत्र में किसी भी ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं और उससे गुजरने वाले जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है वो कहीं कहलाती है फ्लक्स। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके मैथमेटिकल जो इक्वेशन है जो है उसको डिराइव करें। ठीक, देखिए सबसे पहला चीज़ जो विद्युत फ्लक्स होता है वो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों होता है? देखिए, जब कभी भी विद्युत क्षेत्र है वो स्ट्रॉन्ग विद्युत क्षेत्र है, यानी उस एरिया एक पार्टिकुलर एरिया है, इससे गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज़्यादा होगी। अगर वीक होगा यानी कि कोई विद्युत क्षेत्र कमजोर होगा तो उससे होकर गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम हो जाएगी। यानी जो स्ट्रॉन्ग विद्युत क्षेत्र होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर विद्युत क्षेत्र वीक होगा तो फ्लक्स कम होगा। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स होता है वो विद्युत क्षेत्र के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि समानुपाती होता है। दूसरा, यहाँ पे देखिए दो एरिया लिए हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो इससे होकर गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज़्यादा है यानी फ्लक्स ज़्यादा है, इससे होकर गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम है यानी फ्लक्स कम है। यानी आप कह सकते हैं कि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो फ्लक्स ज़्यादा होगा, एरिया कम होगा तो फ्लक्स कम होगा। यानी जो फ्लक्स है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी कि समानुपाती होता है। ठीक, आप आसानी से इससे आप रिलेटेड करके इस चीज़ को कह सकते हैं। ठीक, चलिए इसका थर्ड वन देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे एक एरिया ले लिए, ठीक, जो कि विद्युत क्षेत्र के क्या है, जो एरिया है वो जो रखा हुआ सरफेस है, सतह है, वो विद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर है। ठीक, यानी विद्युत क्षेत्र के ये क्या है, समानुपाती रखा हुआ एक सतह है। इससे होकर जब गुजरता है विद्युत क्षेत्र तब क्या होगा? देखिए, जब ये समान एक सरफेस लेते हैं जो कि इस तरह से है, जो कि विद्युत क्षेत्र के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब इसमें अगर हम एरिया वेक्टर देखते हैं तो एरिया वेक्टर क्या होता है? जब कोई समतल होता है इसमें एरिया वेक्टर हम लोग इस तरह से निकालते हैं। तो कोई समतल से जब आप बाहर की ओर इसके पैरेलल बाहर की ओर जो लाइन ड्रॉ कर दीजिए वो हो जाएगा आपका एरिया वेक्टर। ठीक, अगर आप बाहर की ओर मतलब इधर भी कर सकते हैं और इधर भी कर सकते हैं। ठीक, एक बार में लेकिन एक ही तरफ करना होता है। तो एक सतह मान लो इस तरह से है जो कि विद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर है। तो अब हम यहाँ पे एरिया वेक्टर ड्रॉ करना चाहें तो इस तरह से हो जाएगा, यानी कि एरिया वेक्टर और जो विद्युत क्षेत्र है वो दोनों की दिशा क्या हो जाएगा? एक हो जाएगी। यानी कि जो थीटा एंगल हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी? 0 डिग्री। तो उस कंडीशन में जो फाई होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम। यानी जब भी विद्युत क्षेत्र सतह के परपेंडिकुलर होगा तो उस कंडीशन में जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो अधिकतम गुजरेगी, यानी कि विद्युत क्षेत्र इसकी जो फ्लक्स होगी वो क्या होगी? अधिकतम हो जाएगी। इसी के द्वारा देखिए यहाँ पे जब विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में यानी इसके एलॉन्ग हम लोग किसी सतह को इस तरह से रख देंगे तो उस कंडीशन में जो एरिया वेक्टर होगा क्या होगा? विद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो उस कंडीशन में जो फाई होगा यानी कि फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा? मिनिमम यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक, तो इस दोनों चीज़ जो है, ये दोनों जो चीज़ें हैं इसको हम लोग इस तरह से और कह सकते हैं कि फाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉस थीटा। क्यों? कि देखो जब कॉस का मान 0 डिग्री होता है तो ये क्या हो जाता है? मैक्सिमम यानी 1 होता है। जब 90 डिग्री होता है तो 0 होता है यानी कि मिनिमम होता है। ठीक, तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा? कॉस थीटा का हो जाएगा। ठीक, अब हम तीनों इक्वेशन को एक जगह समरी एक जगह पे लाते हैं तो क्या होता है? देखिए, जब कभी भी तीनों इक्वेशन को लाते हैं तो देखिए किस तरह से हम लोग ला सकते हैं। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। अब कह सकते हैं क्योंकि ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो क्या तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो अब यहाँ पे इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से गुणा करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है, जो समानुपाती नियतांक होता है वो 1 होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे हो जाएगा फाई बराबर ई ए कॉस थीटा।
ठीक। अब इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो आप इसको लिख सकते हैं ई ए बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक। तो यहाँ पे 5 का फार्मूला आपको आ चुका है, 5 बराबर ई ए कॉस थीटा या तो 5 बराबर ई डॉट ए, ठीक। अब एक चीज़ आप जानते होंगे कि जब दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जब दो वेक्टर को हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसके बाद जो मिलता है वो कहलाता है, वो क्या होता है, स्केलर होता है, यानी कि अदिश राशि होता है। यानी आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक। इस पर आगे हम लोग और डिस्कस करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लिए एक प्लेन यानी कि एक सतह ले लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में, और कितना फ्लक्स जो है वो होगा उसका, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर सरफेस रेगुलर नहीं हो, यानी कि सतह इरेगुलर हो, इस तरह से हो इरेगुलर सतह, तो इससे कितना फ्लक्स होगा उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम लोग इसके बारे में आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यदि कोई सरफेस इरेगुलर हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले कंसीडर करेंगे छोटा सा एरिया ds, ठीक, बहुत छोटा सा एरिया। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे निकालेंगे इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे, ठीक। अब इस सारे जो छोटे छोटे चीज़ें, जो छोटे छोटे एरिया है जिसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले हैं, अब सारे को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक। जब जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन के सहारे हम लोग छोटी छोटी एरिया है उसको क्या कर सकते हैं, आराम से जोड़ सकते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जो फाई है वो हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। यहाँ पे हम लोग एक सर्कल बना देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जब इरेगुलर सरफेस होगा तो उस कंडीशन में फाई हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक। छोटे छोटे एरिया को हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स निकाल के जोड़ रहे हैं, ये प्रोसेस कहलाती है इंटीग्रेशन। और ये सर्कल का चिन्ह है ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो सरफेस है वो कैसा है, क्लोज है। जो सरफेस क्लोज होती है तो यहाँ पे हम सर्कल का चिन्ह देते हैं। तो फाई बराबर हो जाए ई डॉट डी एस, कब, जब एरिया जो सरफेस है वो कैसा हो, इरेगुलर हो तब, ठीक। अब आइए देखते हैं इसके हम लोग यूनिट के बारे में देख लेते हैं, इसका यूनिट देख लेते हैं, फिर उसके बाद डायमेंशन देख लेते हैं। इसका नेचर अभी हम लोग देखे थे। अगर नेचर की बात करें, कैसी प्रकृति है इसकी, नेचर देख लेते हैं सबसे पहले। तो प्रकृति कैसी है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब अदिश राशि है, ठीक। ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है, क्योंकि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, स्केलर मिलता है, यानी दो सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या मिलता है, अदिश राशि मिलती है, ठीक। अब हम यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट की बात करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, फाई क्या है, ई डॉट ए, यानी कि जो फाई का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, ई का यूनिट और मल्टीप्लाई हो जाएगा ए का यूनिट। तो ई का यूनिट क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। ई का यूनिट होता है न्यूटन प्रति कूलम। ए का क्या, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। इसका होता है न्यूटन प्रति कूलम, एक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा फाई का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम ये किसका यूनिट हो जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक। अगर एक बार आप यूनिट निकाल लिए तो डायमेंशन आप आसान से निकाल सकते हैं। अगर हम डायमेंशन की बात करें, चलिए डायमेंशन को देख लेते हैं। देखो डायमेंशन पहले न्यूटन का डायमेंशन यानी कि फोर्स का डायमेंशन लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखा देंगे, एम एल टी माइनस टू। फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, एम एल टी माइनस टू, ठीक। मीटर स्क्वायर इसका डायमेंशन क्या होगा, L2 हो जाएगा। अब उसके बाद कूलम, यहाँ पर चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, 80। चार्ज का डायमेंशन होता है 80, ठीक। अब इस चीज़ को इस तरह से लिखिए, देखिए इस चीज़ को यहाँ पे लिख रहे हैं। m कितना है, एक ही है, m को ऐसे ही रहने दो। l कितना है, एक है, ये 2 है, तो कितना हो गया 3। t कितना है, -2, एक और जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा -3। a एक लौता बचेगा -1, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। चलो डायमेंशन हो गया, ml 3t-3 a-1। तो यहाँ पे ये हो गया डायमेंशन, और यहाँ पे ये हो गया आपका यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। डायमेंशन हो गया ml 3t-3 a-1, ठीक। तो यहाँ पे ये हो गया डायमेंशन।
इस तरह से हम लोग अभी देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इसका डेफिनेशन देखें, इसका फॉर्मूला देखें ई डॉट ए, और साथ ही साथ हम इसका जब इरेगुलर सरफेस होगा तो उस कंडीशन जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा कि इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ठीक, अब इसका नेचर देखते हैं कैसे राशि है, तो अदिश राशि है। अगर यूनिट की बात करते हैं यूनिट होता है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, और डायमेंशन की बात करते होता है ml3 t-3 a-1। ठीक, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।